हेलो फोक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है एएफएम में उसको जो है क्विकली रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली तीन चार तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके टॉपिक्स को अपन जो है बेसिकली समझ लेंगे, प्लस उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे सो दैट आपका जो है एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आ जाए अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता भी है तो। अच्छा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जो है मेरे एएफएम के नोट्स उधर से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई अपन इवेल्यूट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। देखो क्या दे रखा है, process of evaluating investments like stocks, bonds or other financial assets to determine whether they are worth buying, holding और selling। तो बेसिकली अपन ये देखेंगे कि भाई मुझे किसी सिक्योरिटी को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा, दो अप्रोचेस आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना? बेसिकली सिक्योरिटी को एनालाइज करने की क्या होती है, दो अप्रोचेस होती है। आपने नाम सुना होगा, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई अपन ये देखते हैं कि भाई किसी को है फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर शेयर की इंट्रिंसिक वर्थ क्या है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपने चैप्टर पढ़ा है ना? तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे शेयर्स परचेज करना है तो मैं ये देखूंगा कि शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर मुझे बॉन्ड्स परचेज करना है तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा। उसको अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, देखो क्या दे रखा है, फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक चेकिंग अ कंपनी का हेल्थ बिफोर इन्वेस्टिंग। पैसा लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, कंपनी का हेल्थ देखूंगा। अच्छा, इट इज सिमिलर टू रिसर्चिंग अ रेस्टोरेंट बिफोर ईटिंग, ठीक है ना? अच्छा, आप क्या करते हो, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखते हो, अर्निंग्स को देखते हो, इंडस्ट्री की पोजीशन को देखते हो, मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखते हो टू डिसाइड इफ इट इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मोटा मोटा फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिलायंस की कंपनी के अंदर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस के जो अर्निंग्स है, रिलायंस की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बेसिस पे उसकी इंटेंसिक वैल्यू निकालूंगा। अच्छा, फिर मैं ये देखूंगा कि भाई जो रिलायंस के प्रमोटर्स है वो अच्छे है कि नहीं है, ठीक है ना? अगर रिलायंस के प्रमोटर्स फॉर एग्जांपल ठग हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। तो मोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो, कंपनी की जो है हेल्थ को चेक करते हो। कंपनी की अपन क्या करते हैं, हेल्थ को चेक करते हैं। आप क्या करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे और उसके अलावा जो है बाकी वेरियस फैक्टर्स को भी कंसिडर करोगे कंपनी के, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट पोजीशन क्या है। अच्छा, कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, उसको अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। एक क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में जो है बेसिकली अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपन सट्टा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्टिंग ठीक है ना, द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ स्टॉक बाय लुकिंग एट इट्स पास्ट मूवमेंट्स। तो अपन ये देखते हैं कि भाई पास्ट में किसी पर्टिकुलर शेयर ने किस तरह से बिहेव करा था। अच्छा, उसके बेसिस पे अपन ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। अच्छा, इट इज सिमिलर इट इज सिमिलर टू चेकिंग द वेदर फोरकास्ट बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न्स, ठीक है ना? तो जैसे मैं क्या करता हूँ, वेदर का अनुमान लगाता हूँ, ठीक है ना, पास्ट बिहेवियर से, उसी तरह से अपन क्या करते हैं, उसी तरह से अपन जो है पास्ट बिहेवियर से, पास्ट मूवमेंट से ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई अगले एक महीने में जो है, अगले एक महीने में शेयर का प्राइस कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। अपन जो है बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं, सट्टा लगाते हैं कि भाई कहाँ पे जाएगा इसका प्राइस। अच्छा, यहाँ पर जो है अपन फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। यहाँ पर जो है बेसिकली मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई कंपनी की अर्निंग्स क्या है। यहाँ तो मुझे बस इतना सा देखना है कि भाई पिछले हफ्ते शेयर का प्राइस क्या था, पिछले हफ्ते शेयर का प्राइस जो है किस ट्रेंड में था, क्या ये ट्रेंड फ्यूचर में, क्या ये ट्रेंड जो है फ्यूचर में बेसिकली चलता रहेगा, ठीक है ना? उसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। यदि बात समझ में आती है तो देखो क्या रखा है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं क्या करते हैं, चार्ट्स को यूज करते हैं, ट्रेंड्स को यूज करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं ये देखने के लिए कि भाई स्टॉक का प्राइस गिरेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इन्वेस्टर्स यूज चार्ट्स हो गया, ट्रेंड्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, ये देखने के लिए कि भाई स्टॉक का प्राइस गिरेगा कि बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो मैं आपको जो है क्या करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का जो है एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का जो मैं यूज करता हूँ। देखो एक शेयर है JITF इंफ्रा करके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिसंबर में इस शेयर का प्राइस था कितना, करीबन 800 के आसपास। आज के दिन पे इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 418। अच्छा, जब ये शेयर का प्राइस कहाँ था, जब ये शेयर का प्राइस बेसिकली इधर से गिर के इधर आया तो मैंने क्या करा, इन दो डॉट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बना दी, उस लाइन को क्या करा, खींच दिया। अच्छा, फिर मैंने ये वाली डॉट और ये वाली डॉट को जो है क्या करा, ज्वाइन करके एक लाइन बनाई, उस लाइन को क्या करा, फ्यूचर में क्या करा, खींच दिया, आगे खींच दिया। अच्छा, मैंने क्या करा, ये दो पैरेलल लाइंस बना के, ये दो पैरेलल लाइंस बना के क्या करा, फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट करा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही प्राइस इधर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस जो है बेसिकली नीचे वाली लाइन को टच करता है वापस उठ जाता है, जैसे ही प्राइस ऊपर वाली लाइन को टच करता है नीचे आ जाता है। देखो फिर नीचे नीचे आते 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 जैसे ही जो प्राइस है क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बेसिकली नीचे वाली लाइन को क्या हुआ, नीचे वाली लाइन को टच करा, देखो ये रहा, नीचे वाली लाइन को टच करा वापस उठ गया, फिर वापस नीचे आया, जैसे नीचे वाली लाइन को टच करा फिर उठ गया। अब यहाँ पर देख रहे हो जो आपका ये क्या है, जो आपका बेसिकली शेयर का प्राइस है वो ऊपर वाली लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मोटा मोटा देखो दो चीज होगी, मोटा मोटा क्या होगा, दो चीज होगी, या तो प्राइस इधर से गिर जाएगा, या तो प्राइस क्या होगा, इधर से गिर जाएगा, या फिर जो है बेसिकली इधर से ब्रेकआउट करेगा, या जो है क्या होगा, प्राइस इधर से ब्रेकआउट करेगा। तो अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है वो क्या करता है, इधर ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब बेसिकली इस ट्रेंड को तोड़ देता है, इस ट्रेंड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। मतलब बेसिकली लॉजिकली इसको तो नीचे आना चाहिए था, लॉजिकली जैसे इसने ऊपर टच करा इसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जांपल कल ये शेयर खुल के अगर क्या करता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे ये इंडिकेशन मिल गया कि भाई ये नीचे नहीं गिरने वाला, ये नीचे नहीं गिरने वाला, ये अब जो है ऊपर ही ऊपर जाएगा, ये जो है क्या जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है,
ये क्या है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जो है कुछ लेना देना नहीं है कि भाई ये कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ठीक है ना, कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो इंटेंसिव वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। मैं तो बस ये देखूंगा, कि भाई दो मेरी पैरेलल लाइंस है, ये जो मेरी पैरेलल लाइंस है इसके बेसिस पे जो प्राइस है, ठीक है ना, इसके बेसिस पे जो प्राइस है वो वैसे तो क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। कल अगर ये बेसिकली नीचे नहीं आता है, कल ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई नीचे तो नहीं आने वाला, तो जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दे देगा मैं करूंगा इधर खरीद लूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। यदि बात समझ में आई तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब सुनो, टेक्निकल एनालिसिस में जो है बथेरी करके बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस में जाओगे ना तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की जो है बेसिकली बहुत सारी आपको जो है लाइंस मिलेगी। जैसे मैंने इधर पैरेलल लाइंस बना दी, इसी तरह के बहुत सारे आपके जो है बेसिकली डायग्राम्स निकल के आएंगे, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, अपना जो कोर्स है वहां पर बेसिकली इन लोगों ने जो है कुछ अपने को इंडिकेटर्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करेंगे, अर्थमेटिक मूविंग एवरेज के बेसिस पे जो है ये प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। इसी तरह से जो आपका ईएमए है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके बेसिस पे अपन प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई आपका जो फ्यूचर में प्राइस है वो क्या होने वाला है। तो अपनी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, जनरली यही आता है। जनरली जो है ईएमए वाला क्वेश्चन आता है, तो मोटा मोटा आपको बस ये समझना है, जो है आपको ये समझना है, आपको थियरी में नहीं घुसना, क्योंकि एग्जाम में जो है बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे ही बनाएगा। तो आपको ये समझना है कि भाई अपन क्या करेंगे, ईएमए के बेसिस पे ये देखेंगे कि भाई फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब सुनना, देखो क्या दे रखा है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स विच विल हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर टू बाय अ शेयर और नॉट, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ना है, जिससे कि अपन ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमें शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक होता है अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज, एक क्या होता है, अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज। ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है भाई, आपने एवरेज निकालना सीखा है ना। अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, अपन जो है एवरेज निकालते हैं सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ एन नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल समझो, देखो ये 6 दिन है, ये जो 6 दिन है, पहले दिन शेयर का प्राइस था 100 रुपए, फिर था 150, फिर था 120, फिर था 170, फिर था 200 और फिर कितना हो गया 220 हो गया। देखो क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ शेयर फॉर 6 डेज अपने को दे रखा है, और अपने को क्या करना है, 3 डेज का जो है एवरेज निकालना है। अपने को क्या करना है, 3 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, 3 डेज मूविंग एवरेज निकालना है। तो देखो मैं जैसे ही थर्ड दिन के एंड पे पहुंचा तो मुझे ये पता चल गया कि पिछले तीन दिन का प्राइस कितना है, 100, 150 और 120। तो क्या मैं 3 दिन का एवरेज निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, 3 दिन का एवरेज निकाला, एवरेज कितना निकल के आया, आपको जो है एवरेज निकल के आया 123.33। अच्छा, अब अगले दिन मैंने क्या करा, वापस 3 दिन का निकाला, वापस जो है क्या करा, लेटेस्ट 3 दिन का प्राइस का निकाला। तो मैं जो है चौथे दिन के एंड पे खड़ा हूँ, तो चौथे दिन के एंड पे लेटेस्ट 3 दिन कौन से हैं, लेटेस्ट 3 दिन है ये। तो मैंने क्या करा, इन तीनों का एवरेज निकाला, कितना एवरेज निकल के आया 146.67। अच्छा, 3 डेज मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, 3 डेज मूविंग एवरेज का मतलब है कि भाई मैंने क्या करा, पहले 3 दिन का एवरेज निकाला, फिर मैंने पहले क्या करा, 3 दिन का एवरेज निकाला, फिर अगले 3 दिन का एवरेज निकाला, फिर मैं क्या करूंगा आगे, फिर मैं जो है आगे के 3 दिन का एवरेज निकालूंगा। तो अभी आप कहां पर खड़े हो, 5वें दिन के एंड पे खड़े हो। तो लेटेस्ट 3 प्राइसेस कौन से हैं, 120, 170 और 200। तो मैंने क्या करा, इन 3 का एवरेज निकाला, कितना निकल के आया 163.33। तो एवरेज कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, 100 प्लस 150 प्लस 120 डिवाइड बाय 3 कितना निकल के आ जाएगा 123.33। फिर 150 प्लस 120 प्लस 170 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 146.67। लॉजिक की बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली मूविंग एवरेज निकालेंगे। क्वेश्चन अगर बोलता है कि भाई 4 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 दिन का एवरेज लूंगा, मैं जो है 4 दिन का एवरेज लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 4 दिन का एवरेज लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 4 दिन का एवरेज लूंगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब देखो आपको क्या पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि भाई आपका जो है बेसिकली 3 डेज मूविंग एवरेज कितना है, आपका जो है 3 डेज मूविंग एवरेज कितना है। अब डिसीजन कैसे लिया जाए, कि भाई मुझे जो है सिक्योरिटी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं छठे दिन के एंड पे आया, मैं छठे दिन के एंड पे देखा कि भाई मैंने जो है क्या करा है, 3 डेज मूविंग एवरेज निकाला है, 3 डेज क्या करा है, मूविंग एवरेज निकाला है। मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये जो 3 डेज मूविंग एवरेज है, ये क्या आता है, बढ़ता ही जा रहा है। 123 से 146 हुआ, 146 से 163 हुआ, 163 से 196 हुआ, ठीक है ना। तो देखो अब डिसीजन कैसे लिया जाए, डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज। तो देखो अगर जो आपका एवरेज है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आपका प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, शेयर को खरीद लेना चाहिए। तो मार्केट क्या है, बुलिश है, शेयर का प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, और आपको क्या करना चाहिए, शेयर को खरीद लेना चाहिए। अगर ये जो आपका एवरेज है वो डिक्रीजिंग आ रहा है, गिरता ही जा रहा है, अगर आपका जो एवरेज है वो डे बाय डे गिरता ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट बियरिश है, शेयर का प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगा, देयरफॉर अगर आपके पास आज के दिन पे शेयर है तो उसको बेच दो, उसको जो है क्या करो, बेच दो। नुकसान से बचना है तो क्या करोगे, शेयर को बेच दोगे। वेरी इजी बात समझ में आ गई। तो लोगों ने क्या करा है, इन अवर एग्जांपल अबव 3 डेज मूविंग एवरेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, देयरफॉर क्या है, मार्केट बुलिश है, अपने को क्या करना चाहिए, शेयर को खरीद लेना चाहिए। लॉजिक की पूरी बात समझ में आ गई आपको। तो अपने को क्या करना है, अपने को जो है सिंपल सा एवरेज निकालना है, अपने को जो है क्या करना है, सिंपल सा एवरेज निकालना है। अच्छा, जितना भी आपको डेज का एवरेज निकालने को बोले अपन क्या करेंगे, उतने डेज का एवरेज निकाल देंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि भाई ये जो एवरेज है बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई किसी दिन किसी पर्टिकुलर डे पे अगर ट्रेडिंग हुई नहीं है, तो फिर उस डे को अपन काउंट नहीं करेंगे, उस डे को जो है अपन क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा इफ फॉर अ पर्टिकुलर डे
शेयर में ट्रेडिंग हुई नहीं थी, तो जो एएमए निकालते हैं, जो आप एवरेज निकालते हो, उसमें उस पर्टिकुलर डे को काउंट नहीं करोगे, उसमें जो है अपने को उस पर्टिकुलर डे को काउंट नहीं करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जब अपन क्या करेंगे, ईएमए का एग्जांपल करेंगे ना, जब अपन ईएमए का आईसीए का मटेरियल करेंगे, आईसीए मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। सिंपल से अपने को क्या करना है, एवरेज निकालना है। 3 दिन का एवरेज बोलेगा तो 3 दिन का एवरेज निकाल देंगे, 5 दिन का एवरेज बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, 5 दिन का एवरेज निकाल देंगे। अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में हर बार यही टेस्ट करता है। एग्जाम में जो है मोस्ट प्रोबेबली यही टेस्ट होता है, 99.9% यही आता है। कैसे निकालते हैं देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, प्रीवियस डे ईएमए दे रखा होगा, उसमें क्या करोगे, उसमें जो है बेसिकली ऐड करोगे, क्या ऐड करना है आपको, क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर टुडे माइनस प्रीवियस डे ईएमए इनटू एक्सपोनेंट। ठीक है ना। अच्छा, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको बात समझ में आएगी। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है 2 डिवाइड बाय n+1, 2 डिवाइड बाय n+1। अच्छा, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, समझ में नहीं आई बात, अब अपन चलते हैं एक बार इलस्ट्रेशन पे, आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, आपको लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुलाज हैं, क्या है, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुलाज हैं। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा अलग डोमेन है, अपने एग्जाम के लिए रेलेवेंट इतना चाहिए कि भाई आप क्या करो, इस फॉर्मुले को याद करो, एग्जाम में जो है 5-6 नंबर लेके आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो है आपको एक बार ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। देखो, ये आईसीआई मेट है, ये आईसीआई मेट है, और मुझे क्या कर रखा है, मुझे जो है क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई आप ईएमए निकालो। आप क्या करो, ईएमए निकालो, स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ निफ्टी, ठीक है ना, फ्रॉम 6 तारीख से लेके 17 तारीख ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी अपने को दे रखा है। तो देखो क्या बता रखा है, ये 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बात समझ में आई? कितने दिन हो गए, ये आपके जो है टोटल 12 दिन हो गए, टोटल क्या हो गए, 12 दिन हो गए। मुझे बता रखा है कि भाई 6 तारीख को जो है प्राइस इतना था, कितना प्राइस था, 14522, फिर अपना प्राइस था 14925। फिर लोगों ने कह रखा है कि भाई आपका जो 8वीं तारीख है और जो 9वीं तारीख है वहां पर ट्रेडिंग हुई नहीं है, शेयर ट्रेडिंग हुई आती है, मार्केट बंद था। इसी तरह से आप देखोगे, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपको जो है बेसिकली 12 दिन के प्राइसेस बता रखे हैं। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, ईएमए निकालना है, ईएमए निकालना है अबव द फॉर द अबव पीरियड। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई प्रीवियस डे ईएमए कितना दे रखा है, प्रीवियस डे ईएमए आपको बता रखा है 15,000। अच्छा, इन लोगों ने देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने बता रखा है कि भाई आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है, आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू है 0.062। अच्छा, ईएमए निकाले क्या, आ जाओ देखो, ईएमए निकालते हैं अपन, क्या करते हैं, ईएमए इसका निकालते हैं। देखो, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को जो है बेसिकली ईएमए निकालते हुए चलना है, अपने को क्या करना है, ईएमए निकालते हुए चलना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई अगर मैं 6 तारीख को ईएमए निकालूं, आपको क्या करना है, आपको जो है मोटा मोटा ईएमए निकालना है हर दिन का। ईएमए क्या करेंगे अपन, निकालेंगे हर दिन का। अच्छा, सबसे पहले मैं 6 तारीख का ईएमए निकालूंगा। फॉर्मुला क्या होता है, देखो फॉर्मुला होता है मेरा प्रीवियस डे ईएमए। अच्छा, प्रीवियस डे ईएमए कितना है, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि भाई प्रीवियस डे ईएमए कितना है, 15,000, ठीक है ना। बेसिकली प्रीवियस डे ईएमए कितना है, 15,000 है, तो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली ले लिया 15,000। प्रीवियस डे में कितना आ गया, 15,000 आ गया। अच्छा, मैं क्या ऐड करूंगा क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। तो बेसिकली 6 तारीख को शेयर का प्राइस कितना था, 14522। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा 14522 लेस करूंगा प्रीवियस डे ईएमए। प्रीवियस डे ईएमए कितना है, 15,000 है, प्रीवियस डे ईएमए कितना है, 15,000 है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट कितना है, तो अगर आप देखोगे तो आपको एक्सपोनेंट बता रखा है 0.062। इधर मैंने लिखा कितना, मैंने जो है बेसिकली इधर लिखा इंटू 0.062। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, आ जाओ करते हैं। देखो, इसको अपन सॉल्व करते हैं, कितना निकल के आता है, 14522, 14522, ठीक है ना, माइनस 15,000, ठीक है ना, इंटू मैंने करा 0.062। ये कितना निकल के आया, नेगेटिव 29.636। तो इधर लिख लेता हूं मैं, ये कितना निकल के आया, नेगेटिव 29.636। तो 15,000 में क्या करूंगा, लेस करूंगा, तो 15,000 में आप क्या करोगे, लेस करोगे 29.636। कितना निकल के आया, आपको जो है बेसिकली ईएमए निकल के आया 14,970.364। इतनी बात समझ में आई? तो देखो अपन ने क्या लिखा, अपन ने इधर लिखा कि भाई आपका ईएमए कितना है, 14,970.364। आ जाओ देखो सॉल्यूशन में आते हैं, अपन सॉल्यूशन में आते हैं। आपको जो है सॉल्यूशन में ये पता चला कि भाई 6 तारीख का ईएमए कितना है, 14,970.364। अच्छा, अब मैं जो है 7वें दिन का क्या करूंगा, ईएमए निकालूंगा। 7वें दिन का क्या करना है, मुझे ईएमए निकालना है, ठीक है ना। 7वें दिन का क्या करोगे, ईएमए निकालोगे। फॉर्मुला अगेन सेम रहेगा, फॉर्मुला क्या होगा, अगेन सेम रहेगा, ठीक है ना। फॉर्मुला क्या सेम रहेगा, प्रीवियस डे ईएमए, प्रीवियस डे ईएमए प्लस आज का क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस डे ईएमए इनटू एक्सपोनेंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है एक चीज बताओ, आप 7वें तारीख पे खड़े हो, आप जो है बेसिकली 7वें तारीख पे खड़े हो, प्रीवियस डे ईएमए कितना था, मतलब 6 तारीख का ईएमए कितना था, 1414970.364। तो मैं क्या करूंगा, आप लिखोगे 14970.364, ठीक है ना, प्लस क्या करोगे, क्लोजिंग प्राइस। आप देखोगे कि भाई आज के दिन पे क्लोजिंग प्राइस कितना है, आप देखोगे कि भाई आज के दिन पे क्लोजिंग प्राइस कितना है, आज के दिन पे जो है शेयर का प्राइस है 14952। तो मैंने लिखा 14952, क्या लिखोगे आप, 14952 माइनस करोगे प्रीवियस डे ईएमए, प्रीवियस डे ईएमए कितना है 14970.364, इंटू करोगे क्या, इंटू करोगे 0.062, इंटू करोगे क्या 0.062। तो देखो इन लोगों ने वही कर रखा है,
ये लिखा है इन लोगों ने क्लोजिंग प्राइस, आज का प्राइस कितना है, प्रीवियस डे ए में कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाला, दोनों का क्या करा, डिफरेंस निकाला। अच्छा, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करा किससे, एक्सपोनेंट से, तो कितना निकल के आया, आपका निकल के आया -2.812। तो -2.812 में क्या करा इन लोगों ने, -2.812 को जो है बेसिकली इन लोगों ने ऐड करा किससे, 14970.34 से, तो कितना निकल के आया, आपका ये निकल के आया 14967.55। लॉजिक की बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या करा, 6 तारीख का ईएमए निकाला, 7 तारीख का ईएमए निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे बता रखा है बेसिकली 8 तारीख और 9 तारीख को ट्रेडिंग हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों दिन आपका ईएमए नहीं निकलेगा, इन दोनों दिन आपका ईएमए नहीं निकलेगा। ईएमए कब का निकलेगा, 10 तारीख का निकलेगा, 10वीं तारीख का निकालेंगे। अच्छा, 10वीं तारीख का ईएमए निकालूंगा, प्रीवियस डे ईएमए कौन सा लूंगा, प्रीवियस डे ईएमए लोगे बेसिकली जो 7वीं तारीख का ईएमए था। आ जाओ देखो, मुझे बता रखा है कि भाई 10वीं तारीख को जो है शेयर का प्राइस था 1515222। अच्छा, प्रीवियस डे ईएमए कितना है, प्रीवियस डे ईएमए है 14967.55। दोनों का आपने डिफरेंस लिया, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करा, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू में क्या करोगे, इस वैल्यू को जो है बेसिकली आप क्या करोगे, इस वैल्यू को जो है प्रीवियस डे ईएमए से ऐड कर दोगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 14983.32। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से जो है बेसिकली आप क्या करोगे, ईएमए निकालोगे। रिस्पेक्टिव डेट्स का क्या करना है, आपको ईएमए निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो जो ईएमए है वो क्या हुआ, घटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ईएमए वो क्या हुआ, घटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ईएमए वो क्या हुआ, घट गया। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई इधर जो आपका ईएमए वो लेस हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ईएमए वो क्या हुआ, बढ़ा। देखो ये आपका ईएमए बढ़ा। फिर देखो 14983 से कितना हो गया, 15046, मतलब अगेन बढ़ा। क्या हुआ, ये हुआ अगेन बढ़ा। फिर देखो 15046 से 15130 हुआ, तो क्या हुआ, अगेन बढ़ा। ये कितना हुआ, अगेन बढ़ा, अगेन बढ़ा और अगेन बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका ईएमए है वो इंक्रीजिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई मार्केट जो है क्या है, बुलिश है। मार्केट बुलिश है, आपको क्या करना चाहिए, शेयर को खरीद लेना चाहिए। आप जो है क्या करो, शेयर को खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में जो शेयर का प्राइस वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लॉजिक की बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने जो है आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर डे पे ट्रेडिंग नहीं हुई है तो फिर उस दिन का जो है बेसिकली ईएमए निकालेंगे नहीं। तो आपको जो है उस दिन का ईएमए निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये ईएमए नहीं है, ये क्या है, ईएमए है। उस दिन का जो है अपन क्या करेंगे, ईएमए नहीं निकालेंगे। मैंने एग्जांपल से बता दिया कि भैया जिस दिन पे अगर शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई है उस दिन का ईएमए नहीं निकलेगा। डिसीजन कैसे लोगे, अगर आपका ईएमए बढ़ता जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, शेयर को बाय कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर जो आपका ईएमए वो डे बाय डे गिरता जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई मार्केट मंदी में फ्यूचर में शेयर का प्राइस गिरेगा। अगर आपके पास शेयर है तो बेच दो, अगर आपके पास शेयर है तो क्या करो, उसको बेच दो। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। आपको जो है क्या कर रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। अगर एक्सपोनेंट आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करके एक्सपोनेंट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, 2 डिवाइड बाय n+1। और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये होता है कि भाई अपन एवरेज कितने दिन का निकाल रहे हैं। अपन जो है बेसिकली एवरेज कितने दिन का निकाल रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया, अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अपने क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली बता रखा था कि भाई आपका एक्सपोनेंट कितना है, और नहीं भी बता रखा होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 डिवाइड बाय n+1। n का मतलब क्या होता है कि भाई कितने दिन का अपन एवरेज निकाल रहे हैं। अपन जो है मोटा मोटा कितने दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन आपको बता देगा, क्वेश्चन आपको बता देगा कि भाई आप कितने दिन का एवरेज निकाल रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करके एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो है आपको ईएमए का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ईएमए का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं दे रखा, बस आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आपको बस ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं, आपको ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले को फॉर्मूले में वैल्यू डालना, आपको आंसर मिल जाएंगे आपके जो है 4-5 नंबर, फिर में बोनस मिलेंगे आपको। डन। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया जो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन में आपको ईएमए दे रखा है वो कब के लिए दे रखा होता है, जब आप क्या करोगे, पहले दिन का ईएमए निकालोगे ना, पहले दिन का ईएमए निकालोगे तो अपन को जो है प्रीवियस डे ईएमए चाहिए रहेगा। तो जो है आप क्या करोगे, क्वेश्चन में से उठा लोगे। बाकी फॉर एग्जांपल 7वें तारीख का आपको क्या करना है, ईएमए कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जो प्रीवियस डे ईएमए यूज करते हैं, जो अपन 7वें तारीख का ईएमए निकालने के लिए प्रीवियस डे ईएमए की बात करते हैं, वो अपन किसका ले लेंगे, 6ठे दिन का ईएमए ले लेंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो दोनों चीजें आपने समझ ली, आपने मुझसे दोनों चीजें समझ ली कि भाई आपका जो अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज है और जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके बेसिस पे आप जो है क्या करोगे, उसके बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लोगे। आपको जो है बेसिकली दोनों एवरेज निकालने, फिर ये देखना है कि दिन बाय दिन एवरेज बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बाय कर लोगे, घट रहा है तो अपन क्या करेंगे, शेयर को सेल कर देंगे। वेरी इजी। अच्छा, तो ये तो होता है, हमेशा जो है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, हमेशा जो है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, और एग्जाम में एक्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में एक्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बस फिगर्स बदल जाते हैं। बस क्या होता है, फिगर्स बदल जाते हैं। अब सुनो, अब एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं अपन। आप जो है एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो क्या दे रखा है, दिस बिलो कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड इन द नोट्स बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स आर टेस्टेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज इन आवर एग्जाम्स। अच्छा, अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें ये कहती है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि भाई कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन मार्केट को जो है आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। आउटस्मार्ट नहीं कर सकता का मतलब क्या है कि भाई वो मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकता। पढ़ो, ये एक ऐसी थियोरी है जो हमें कहती है कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं ऑलरेडी रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मीनिंग इट इज इम्पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट बिकॉज प्राइस एडजस्ट इंस्टेंटली टू द न्यू डेटा। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आज शेयर का प्राइस, जैसे अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आज रिलायंस का जो प्राइस है वो अगर 1400 रुपये है,
आज अगर रिलायंस का प्राइस है वो 1400 रुपये है, तो बेसिकली ये थ्योरी हमें ऐसा बताती है, ये थ्योरी हमें ऐसा बताती है कि भाई इस 1400 के अंदर, इस 1400 के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है। इसके अंदर क्या हो रखा है, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है, क्या, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन पे रिलायंस का प्राइस चल रहा है कितना, आज के दिन पे रिलायंस का प्राइस कितना चल रहा है, अपन अज्यूम करते हैं 1000 रुपये। आज जो है बेसिकली रिलायंस, आज जो है क्या करती है, रिलायंस बेसिकली कहाँ पर आती है, कॉन्फ्रेंस में आती है, और अंबानी साहब ये कहते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है मोटा मोटा किसी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि भाई रिलायंस का जो फ्यूचर में प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने की वजह से इसका मार्केट प्राइस भी बढ़ना चाहिए, मार्केट प्राइस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स क्या लेंगे, इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लेंगे, इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ को क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, उनको जो है ये शेयर अच्छा लगेगा। अच्छा, वो क्या करेंगे, शेयर को खरीदते जाएंगे, और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई प्राइस कितना बढ़ गया, 300 रुपये से बढ़ गया, तो अपना प्राइस कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये कहती है कि भाई मार्केट में जो आपको एग्जिस्टिंग प्राइस दिख रहा है, मार्केट में जो आपको एग्जिस्टिंग प्राइस दिख रहा है, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है। इसके अंदर क्या हो रखी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है। तो कोई पर्सन इस शेयर में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि ये शेयर जो है बेसिकली, ये शेयर जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी एडजस्ट करके बैठा है। तो ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलती है, ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि भाई कोई भी जो पर्सन है वो जो है शेयर मार्केट को क्या नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता, शेयर मार्केट को आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। क्योंकि 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 जो शेयर का प्राइस दे रखा है, जो शेयर का प्राइस दे रखा है वो क्या है, उसमें जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो रखी है, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि भाई आप जो है एक बड़े मार्केट प्लेस में हो जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, मिलियंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। वो क्या करते हैं, इंस्टेंटली प्राइस को अपडेट कर देते हैं। कैसे अपडेट कर देते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई चीज़ क्या है अंडर प्राइस्ड है, तो पीपल क्या करेंगे, उसको जो है भाग भाग के खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कोई चीज़ क्या है ओवर प्राइस्ड है, तो जो है जम के बेचेंगे, ठीक है ना, जम के बेचेंगे, जम के बेचेंगे का मतलब क्या है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, दिस हैपेंस सो क्विकली दैट नो वन कैन कंसिस्टेंटली आउटस्मार्ट द मार्केट। अच्छा, ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो ये कहती है कि भाई कोई भी पर्सन मार्केट में जो है बेसिकली पैसा नहीं कमा सकता। इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स ये है कि भाई कोई भी पर्सन मार्केट से पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि जो मार्केट में जो है किसी भी चीज का प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, वो प्राइस ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ना प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या हो रखी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एडजस्ट हो रखी है। अच्छा भाई, मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, भाई वॉरेन बफे भाई साहब हैं, ठीक है ना, वॉरेन बफे भाई साहब हैं, वो जो है बेसिकली पैसा कैसे कमाएंगे, वो अपनी वेल्थ कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो आज ये देखेंगे कि भाई आरजी लिमिट का शेयर जो है मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा है, उनको ये लगेगा कि भाई इसका मार्केट में जो है पोटेंशियल अगले 1 साल में 1000 तक जाने का है, 1000 तक जाने का है, तो क्या करेंगे, 100 में खरीदेंगे, और जैसे 1000 में पहुंच जाएगा बेच देंगे। लेकिन ये थ्योरी हमें क्या बोलती है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि भाई आज के दिन पे अगर रिलायंस का या फिर आरजी का जो शेयर का प्राइस वो 100 रुपये चल रहा है, तो इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा ही नहीं, ये शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा ही नहीं। ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है ना, ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब इसका नाम क्या है, हाइपोथेसिस, इन लोगों ने कहा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। वापस पढ़ते हैं, इट इज अ फाइनेंशियल थ्योरी जो हमें ये कहती है कि स्टॉक के प्राइसेस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मीनिंग इट इज इम्पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट। आप एक और एग्जांपल समझो, आप जो है एक और एग्जांपल समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है रिलायंस का शेयर का प्राइस चल रहा है, अपन अज्यूम करते हैं 2000, ठीक है ना। कल को क्या करती है चाइना, कल को चाइना जो है बेसिकली एक नया वायरस इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, लोरोना वायरस, ठीक है ना, कोरोना की जगह लोरोना वायरस आ जाता है। अच्छा, लोरोना वायरस आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भी मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जो है बेसिकली हलचल मच जाएगी, मार्केट में जो है क्या हो जाएगा, पैनिक क्रिएट होगा, पैनिक क्रिएट होगा तो स्टॉक मार्केट क्या होगा, गिरेगा, मतलब इस शेयर का प्राइस क्या होगा, 2000 से बेसिकली 1000 तक आ जाएगा, 1000 तक आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, अच्छा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स में फियर आ जाएगा, इन्वेस्टर्स में क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा, वो सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा क्या करेंगे, पैसा वैसा, वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना चाहेंगे, सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना चाहेंगे, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ना भाई, कोरोना के टाइम पे जो शेयर के प्राइस कितने ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने आपको बताया कि भाई आज क्या चल रहा है, अपन अज्यूम करते हैं आज चल रहा है 1 अप्रैल, आज चल रहा है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 चल रहा है, ठीक है ना। 2 तारीख को जो है 2 तारीख को एक नया वायरस इंट्रोड्यूस होता है, लोरोना वायरस। लोरोना वायरस इंट्रोड्यूस हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, तो दो तारीख को जो है शेयर का प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपये गिर गया, 1000 रुपये क्या हो गया, गिर गया। अच्छा, अब अपन अज्यूम करते हैं, अब ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि भाई जो शेयर का प्राइस आज के दिन पे 2000 है ना, ये जो शेयर का प्राइस आज के दिन पे 2000 है, ये बेसिकली क्या है, गिरा हुआ प्राइस है। गिरा हुआ प्राइस का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर लोरोना वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब ये 2 तारीख को बेसिकली 2 तारीख को ये जो शेयर का प्राइस है ये गिरेगा नहीं, ये इतना का इतना ही रहेगा, ये इतना का इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, लोरोना वायरस की इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई एक इन्वेस्टर या फिर एक पर्सन स्टॉक मार्केट को कभी बीट ही नहीं कर सकता, स्टॉक मार्केट को कभी बीट ही नहीं कर सकता। अब सुनो, 3 लेवल की क्या होती है, 3 लेवल की बेसिकली अपनी जो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होती है। एक होता है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, एक होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भाई मार्केट में जो आज प्राइस चल रहा है उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है,
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, अवेलेबल है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ठीक है ना। अच्छा, ऑल द इन्फॉर्मेशन इवन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक का प्राइसेस, मतलब ये प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, किसी भी रीजन की वजह से नहीं बढ़ेगा, किसी भी रीजन की वजह से ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। तो जो प्राइस है, जो एक्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट का मतलब है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई इवन इफ अ सीईओ secretly notes that their company will land a big contract, the stock price already includes this information, making insider trading useless, making insider trading useless। अच्छा सुनो, एग्जांपल समझो, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, आज उसका मार्केट में जो है प्राइस चल रहा है कितना, 1000 रुपए। आज जो है मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है, 1000 रुपए चल रहा है। आज कौन सी तारीख है, आज जो है तारीख है 1 अप्रैल 2025। अच्छा, अभी मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई है, ठीक है ना, मार्केट में जो मैनेजमेंट है, अच्छा आरजी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो कौन है, रोहन है। रोहन को ये पता है कि भी कंपनी अगले दिन बंद होने वाली है, रोहन को ये पता है कि भी कंपनी जो है क्या होगी, अगले दिन बंद हो जाएगी, बैंकरप्ट होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैली हुई नहीं है, मार्केट में फैली हुई नहीं है। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि 2 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल जाती है, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इस शेयर्स को जो है बेच बेच के भागेंगे, बेच बेच के भागेंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अभी अभी जो ये इन्फॉर्मेशन है मार्केट में फैली हुई नहीं है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट में फैली हुई नहीं है, जैसे ही मार्केट में फैल जाती है, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल जाती है, तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी बोलती है कि भाई जो आरजे लिमिट का शेयर का प्राइस 1000 रुपए है ना, आरजे लिमिट का शेयर प्राइस 1000 रुपए है ना, इसके अंदर बेसिकली, इसके अंदर ये जो इंसॉल्वेंसी की इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब अगले दिन जब अपन क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे, अगले दिन अपन क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे भाई कंपनी क्या होने वाली है, बैंकरप्ट होने वाली है, तो अगले दिन शेयर का प्राइस गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो 1000 रुपए है ऑलरेडी गिरा हुआ प्राइस है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बेसिकली स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी बोलती है। बात समझ आई, आगे नहीं क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, देखो पढ़ो, देखो नीचे क्या दे रखा है, इन लोगों ने बता रखा है कि भाई रियलिटी में मार्केट्स आर नॉट परफेक्टली एफिशिएंट। जो अपन ऊपर बातें कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लाइक वॉरेन बफे, ठीक है ना, जो कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वॉरेन बफे, वो क्या कर देते हैं, मार्केट को बीट कर देते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि भाई आप पैसा कमा सकते हो, बट ओवरऑल ये जो अपनी थियरी है ये हमें कहती है कि भाई ट्राइंग टू ओवर स्मार्ट द मार्केट कंसिस्टेंटली इज वेरी डिफिकल्ट। बात समझ आ गई आपको क्लियरली, आपको जो पूरी की पूरी बात समझ आ गई होगी। तो ये अपन जो चीज पढ़ रहे हैं क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अगेन चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आज के दिन पे अगर 1000 रुपए का क्या है प्राइस है, और ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैली हुई नहीं है कि भाई कंपनी जो है बंद होने वाली है, अगले दिन जब इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो शेयर का प्राइस गिरेगा, शेयर का प्राइस डेफिनेटली क्या होगा, गिरेगा। तो अपन जो बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं। ये जो थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी पर्सन मार्केट को बीट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पैसा लगा लगा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में पैसा लगा लगा के क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा। अच्छा, एक होता है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, एक क्या होता है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, ये हमें कहता है कि जो प्राइस है इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या है कि भाई ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, पास्ट में जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी प्राइस में क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब मोटा मोटा आप टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा नहीं कमा सकते। तो फॉर एग्जांपल, अगर पिछले हफ्ते स्टॉक का प्राइस बढ़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आगे भी जो है क्या होगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी अपन जो है टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, कोई भी जो है अपन इधर टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो आपका आज के दिन पे प्राइस दे रखा है, इसके अंदर पास्ट प्राइसेस, मतलब पहले जो अपने क्या हुए थे भूतकाल के अंदर, पास्ट प्राइसेस या पास्ट वॉल्यूम्स, मतलब जो भी पिछले क्या चल रहे हैं, पिछले महीनों से, पिछले हफ्तों से ट्रेंड चल रहे हैं, वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होंगे, क्योंकि आज के दिन पे जो प्राइस चल रही है उसके अंदर सारे के सारे ट्रेंड्स इंक्लूडेड है। तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि भाई आज के दिन पे जो प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, आज के दिन पे जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर पास्ट प्राइसेस, पास्ट ट्रेंड सारे इंक्लूडेड है, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा फ्यूचर में। एक होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका प्राइस है इट रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली ऑल द इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स बट ऑल्सो ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोगों ने कहा कि भाई ऑल द पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज हो गया, अर्निंग्स रिपोर्ट हो गई, अनाउंसमेंट हो गया, इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इनटू द स्टॉक प्राइसेस। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी अनाउंसेस रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, द स्टॉक प्राइस एडजस्ट इमीडिएटली, सो यू कांट प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग ऑन दिस न्यूज। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर कोई कंपनी है, उसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, है ना, अच्छा, अगले दिन अगर वो अनाउंस करने वाली है, अगले दिन क्या करने वाली है, अगले दिन जो है वो अनाउंस करने वाली है कि भाई उसका जो बेसिकली क्या है अर्निंग्स है, उसका जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगले दिन जो है शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं, अगले दिन जो है शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो शेयर का प्राइस आज के दिन पे चल रहा है उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, उसके अंदर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो लोगों ने इधर कहा वीक फॉर्म एफिशिएंसी में ये कहते हैं कि जो आपका पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम्स है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी ये कहती है कि भाई पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ साथ जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑलरेडी क्या है, फैक्टर्ड इन है।
और स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एफिशिएंसी कहती है कि भाई जो आपकी ये दो चीजें थी, इसके साथ साथ जो भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो भी क्या है, ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मोटा मोटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थ्योरी ऐसा बताती है कि जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है, जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है, फ्यूचर में वही प्राइस होगा, फ्यूचर में वही प्राइस होगा, क्योंकि ना तो प्राइस को बढ़ने के लिए कोई रीजन है उसके पास, ना तो प्राइस को घटने के लिए उसके पास कोई रीजन है, क्योंकि जो आज के दिन में प्राइस चल रहा है उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी एडजस्टेड है। अच्छा, अगेन क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी अपने जो थ्योरी पढ़ी काम की नहीं है, अभी अपने जो ये थ्योरी पढ़ी काम की नहीं है, अपने काम का क्या है, अपने काम का है प्रैक्टिकल चीजें दो अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, अपने काम की प्रैक्टिकल चीजें अपन पढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा 3 टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। इन लोगों ने कहा भाई आप क्या कर सकते हो, 3 तरह के टेस्ट कर सकते हो ये देखने के लिए कि भाई एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अच्छा, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का मतलब क्या है कि भाई आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके फ्यूचर में पैसा नहीं कमा सकते। तो अपने को ये चेक करना है, कि भाई वीक फॉर्म एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अच्छा, देखो इसके लिए 3 टेस्ट हैं, एक सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, एक है रन टेस्ट और एक है फिल्टर रूल टेस्ट। एग्जाम में कौन सा आएगा जनरली, एग्जाम में जो है बेसिकली जनरली सीरियल कोरिलेशन टेस्ट और रन टेस्ट आएगा। 3 चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। एक तो आता है ईएमए का टॉपिक, एक आ सकता है आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, एक आ सकता है रन टेस्ट। 3 चीजें आपको पढ़नी है, 3 चीजें अगर आपने पढ़ ली, 3 चीजें अगर आपने रट ली, आपको जो है पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, इन चीजों को अपन लॉजिकली नहीं समझ सकते। भाई मैं आपको जो ये नहीं समझा सकता कि भाई ईएमए का जो ये फॉर्मुला है ये कैसे ड्राइव हुआ, ईएमए का जो ये फॉर्मुला कैसे ड्राइव हुआ, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े बड़े क्या है, डेरिवेशंस है। अपने लिए काम का क्या है, अपने लिए स्मार्ट चीज क्या है, इस फॉर्मुले को याद करो, पास कर लो, ठीक है ना। इस फॉर्मुले को याद करो, एग्जाम में जो है मार्क्स लेके आओ, सी की डिग्री को पास करो, जॉब करो, प्रैक्टिस करो। अपन जो है सी बनने के बाद आपको जो है स्टैटिस्टिक्स लाइन में थोड़ी घुसना है। मेरी बात समझ में आती है आपको? अच्छा, मेरी बात सुनो, 3 तरह के टेस्ट देखने हैं अपने को, 3 तरह के अपने को टेस्ट देखने हैं। भाई देखो, अपना जो एएफएम का जो सब्जेक्ट है ना, जो अपने सी फाइनल में है, जितना हो सकता है अपन लॉजिकली समझते हैं, जो अपने काम का है, जो अपने क्या है काम का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मजबूरन अपने को क्या करनी पड़ेगी, मजबूरन अपने को रटनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मुलेस आपको मजबूरन रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर अपन क्या करते हैं, आधा 1 घंटा लगा के इसका डेरिवेशन समझते हैं, आखिरी में जाके कंक्लूजन तो ये निकलेगा ना, आखिरी में जाके कंक्लूजन तो ये निकलेगा कि भाई अपने को जो है ये फॉर्मुला याद रखना है। आखिर में जाके ये कंक्लूजन निकलेगा कि अपने को ये फॉर्मुला याद रखना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो ये फॉर्मुला लिखना है, इसी फॉर्मुले से मार्क्स मिलेंगे। समझ पा रहे हो? तो कहीं कहीं अपने को जो है क्या करना पड़ता है, स्मार्टली भी वर्क करना पड़ता है। अब देखो, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट और एक होता है फिल्टर रूल टेस्ट। मैं आपको बताता हूँ रन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले अपन जो है रन टेस्ट में चलते हैं। भाई देखो क्या रखा है, टेस्टिंग वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी यूजिंग रन टेस्ट। भाई अपन करेंगे क्या क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। भाई आपको क्या दे रखा होगा, आपको जो है बेसिकली वेरियस डेट्स का शेयर का प्राइस दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, प्राइस दे रखा होगा। आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, प्लस और माइनस का साइन लगाना है। प्लस और माइनस का साइन का मतलब क्या है कि भाई आपको ये देखना है भाई प्राइस बढ़ा या घटा। देखो 2800 से कितना हुआ, 2780, मतलब प्राइस क्या हुआ आपको घटा, तो मैंने क्या करा, इधर मैंने नेगेटिव साइन लगाया, मतलब प्राइस गिरा। अच्छा, 2780 से क्या हुआ, 2780 से बेसिकली प्राइस हुआ 2795, तो आपने क्या करा, प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन मतलब प्राइस आपका बढ़ा। फिर अगेन देखोगे तो आपका प्राइस बढ़ा, फिर अगेन देखोगे तो आपका क्या हुआ, प्राइस घटा, फिर अगेन देखोगे तो आपका क्या हुआ, प्राइस घटा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली ये देखना है कि भाई आपका टोटल ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस, मतलब बेसिकली आर कितना आ रहा है, अच्छा आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब ये होता है भाई आपको ये चेक करना है, कि भाई ये जो साइन है, ये जो आपका साइन है ये कितनी बार बदला है, ये क्या है, कितनी बार बदला है। अच्छा देखो, तो अब अपन निकाल रहे हैं कि भाई ये जो साइन आपका कितनी बार बदला है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है ना। तो कितने बार बदला, 3 बार बदला ना साइन, कितनी बार बदला साइन, 3 बार बदला। पहले था नेगेटिव, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो बेसिकली आपका जो आर है वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, जो है एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ये बेसिकली मुझे स्टॉक का प्राइस दे रखा है, मैंने क्या करा, मैंने जो है साइन ऑफ प्राइस चेंज निकाला कि भाई 2800 से कितना हुआ, 2780, मतलब बेसिकली घटा। फिर 2780 से कितना हुआ, 2795, मतलब बढ़ा। फिर क्या हुआ, 2795 से 2830 हुआ, मतलब क्या हुआ, बेसिकली बढ़ा। मतलब क्या हुआ, बढ़ा। फिर मैंने क्या करा, 2830 से 2760 हुआ, मतलब बेसिकली प्राइस का वो घटा। इस तरह से आपने क्या करा, इस तरह से जो है आपने प्राइस चेंज का साइन निकाला। हमें क्या करना है, आर निकालना है। आर का मतलब ये है कि भाई आपको जो साइन वो कितनी बार बदल रहा है, वो जो है आपका कितनी बार बदल रहा है। देखो पहले आपका नेगेटिव था, फिर ये जो है दूसरी बार बदला, फिर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, मतलब तीसरी बार। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये 4 हो गया। फिर नेगेटिव हो गया, मतलब 5। फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब 6। फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब 7। फिर क्या हो गया, 8 हो गया, 8 मतलब पॉजिटिव। तो आर कितना निकल के आया, आपको जो है आर निकल के आया 8। आपका जो आर निकल के आया वो कितना है, 8 है। कंफ्यूज मत होना, अपने को तो बस ये देखना है कि भाई जो आपका साइन है वो कितनी बार बदला है, वो आपका साइन है वो कितनी बार बदला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले था नेगेटिव, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव रहा, मतलब बेसिकली इसको फिर क्या करेंगे, इसको जो है एक काउंट करेंगे ना, इधर से इधर साइन थोड़ी बदला है, तो बेसिकली ये हुआ 1, ये हुआ 2, फिर ये क्या हुआ 3,
फिर देखोगे इधर देखोगे तो ये क्या हुआ 4, फिर नेगेटिव नेगेटिव कितना हुआ 5, फिर ये कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 7, और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो आर कितना निकल के आया आपका जो है 8 निकल के आया। सबसे पहला काम ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको आर निकालना है। आर का मतलब ये कि भाई आपका जो बेसिकली प्राइस चेंज का साइन है वो कितनी बार बदलता है, अपन ने आर निकाला कितना 3। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। आपको जो है 6 दिन का प्राइस दे रखा है, आपको जो है 6 दिन का प्राइस दे रखा है, आपको जो है 6 दिन का प्राइस दे रखा है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब मुझे बताओ कि भाई आर कितना होगा, आपका आर होगा 3, ठीक है ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है एक चीज बताओ, यहाँ पर जो आर है, आप यहाँ पर जो आर है वो कितना है, बहुत कम है। बहुत कम का मतलब क्या है, बहुत कम का मतलब ये भी 3 है, बहुत लो है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर आप कोई पैटर्न एस्टेब्लिश कर पा रहे हो क्या? 2 दिन प्राइस घटता है, फिर 2 दिन प्राइस बढ़ता है, फिर 2 दिन प्राइस घटता है, तो अगले अगले 2 दिन क्या होगा, अगले 2 दिन प्राइस बढ़ेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका आर जो है बहुत छोटा है, अगर आर इज टू लो, तो ये हमें बताता है कि भाई कोई पैटर्न मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मतलब पास्ट के प्राइसेस से अपन क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वीक फॉर्म एफिशिएंसी नहीं है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि भाई आप जो है फ्यूचर में टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, प्राइस को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। अपन ने ये देखा कि भाई आपका जो आर है बहुत कम है, आपका जो आर है वो क्या है, बहुत कम है। अपन अज्यूम करते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका आर कितना निकल के आ रहा है। अज्यूम करते हैं कि भाई 3 दिन था नेगेटिव, 3 दिन था पॉजिटिव, तो आर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। बहुत लो है, बहुत क्या है, लो है, बहुत क्या है, लो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। 3 दिन क्या था, 3 दिन प्राइस घट रहा है, 3 दिन क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, तो नेक्स्ट 3 दिन क्या होगा, नेक्स्ट 3 दिन प्राइस घटेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आर बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट में कोई पैटर्न है, मार्केट में कोई पैटर्न है, आप फ्यूचर का प्राइस निकाल सकते हो, आप फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब वीक फॉर्म नहीं है। अच्छा अगर आर क्या है, बहुत ज्यादा है, अगर आर क्या है, बहुत ज्यादा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे बताओ आर कितना निकल के आया भाई, साइन साइन जो है कितनी बार बदला, आपका जो साइन है वो 6 बार बदला। पहले था पॉजिटिव, फिर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर वापस पॉजिटिव हो गया, फिर वापस नेगेटिव हो गया, फिर वापस पॉजिटिव हो गया, फिर वापस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आर जो है क्या है, अगर आर बहुत कम है या फिर आर बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या मैं 7वें दिन का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। क्या 8वें दिन का प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो आर है, अगर जो आपका आर है बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट जो है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आर क्या हो, क्लोजर टू एवरेज हो, क्लोजर टू क्या हो, एवरेज हो। इसका मतलब क्या है कि मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। भैया अपने आर तो निकाल दिया, ये अपने क्या करा, आर तो निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। भैया अपने आर तो निकाल दिया ना, ये अपने क्या करा, आर निकाल दिया। मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और मैं ये देखूंगा कि जो आपका नंबर ऑफ आर है ये एवरेज के आसपास है क्या। अगर एवरेज के आसपास है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। अगर एवरेज के आसपास नहीं है, एवरेज के आसपास नहीं मतलब बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो अपन अज्यूम करते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका एवरेज कितना निकल के आया, आपको जो है एवरेज निकल के आया 100, आपको जो है एवरेज निकल के आया 100। अब मुझे बताओ आर जो है क्या है, आर जो है 100 के आसपास है क्या, 100 के आसपास नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो आर जो है 100 के आसपास नहीं है, देयरफॉर मार्केट में जो है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो आपका आर है अगर बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, अगर आपका जो आर है, ये जो आपका आर निकल के आया है, एक्चुअल में जो आपका आर निकल के आया है बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस में जो है फ्लक्चुएशन, वही प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई प्रिडिक्शन आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा आर अगर एवरेज के पास होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई मैंने देखा कि भाई बहुत कम है तो भी क्या हो रहा है, तो भी मोटा मोटा आपका जो है बेसिकली आप प्राइस प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा है तो भी आप क्या कर पा रहे हो, प्राइस प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। तो मैं देखूंगी भाई अगर आर बीच में है, अगर आर कहीं पे बीच में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फिर अपन जो है क्या नहीं कर पाएंगे, फिर अपन बेसिकली प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज किससे निकालेंगे, तो इन लोगों ने कहा भाई सबसे पहले आर निकालो, फिर जो भी आपका ये साइन है ना इसमें जो है आप क्या करो, जो भी आपके प्लस वाले साइन है उनको काउंट कर लो, जो भी आपके प्लस वाले साइन है उनको काउंट कर लेना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, n1 बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, n1 बोलेंगे। नेगेटिव साइन को काउंट कर लेना, उसको अपन क्या बोलेंगे, n2 बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, डिटरमिन करना है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लस साइन। फिर आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइन को क्या करोगे, ऐड करोगे। आ जाओ एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो आपने आर कितना निकाला, आपने आर निकाला 8, आपने आर निकाला 8। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बेसिकली n1। n1 का मतलब क्या है कि जो भी आपके प्लस साइन है उसको ऐड करो। देखो कितना हुआ, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11 हो गया। तो आपका जो है बेसिकली n1 कितना आया, n1 आया 11। n2 का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके नेगेटिव साइन है उनको काउंट करो। आ जाओ नेगेटिव साइन को काउंट करते हैं। ये हो गया बेसिकली 1 2, ठीक है ना, फिर ये हो गया 3 4 5 6 7 8। तो आपका जो है n2 कितना निकल के आया, n2 निकल के आया बेसिकली आपका 8। तो अपन ने 3 चीजें निकाल ली। अपन ने क्या करा, अपन ने आर निकाला, अपन ने n1 निकाला और n2 निकाला। अब आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली एवरेज निकालना है। आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला देखो क्या रखा है, एवरेज का फॉर्मूला बता रखा है 2n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, n1 क्या है, n2 क्या है। आपने क्या करा, इधर वैल्यू पुट करी तो आपको क्या मिला, एवरेज मिला। आपको क्या मिला, एवरेज मिला। देखो
मैंने क्या करा, सारी इन्फॉर्मेशन इधर पुट करी, मेरा एवरेज कितना निकल के आया, आपका एवरेज निकल के आया 10.26, आपका एवरेज कितना निकल के आया 10.26, आपका आर कितना था, आपका आर था 8, आपका आर कितना था 8 था, मेरा एवरेज कितना निकल के आया, आपका जो है एवरेज निकल के आया 10.26। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने जो है एवरेज निकाला 10.26, क्या जो है बेसिकली 10.26 हमेशा जो है एक्यूरेट होगा क्या, एक्यूरेट नहीं होगा भाई, ये जो एवरेज है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा कि भाई ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो आपका एवरेज है कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है बेसिकली एक लोअर लिमिट मिलेगी और एक जो है अपर लिमिट मिलेगी। फिर अपन ये कहेंगे कि भाई अगर आपका जो आर है ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है, मतलब क्लोजर टू एवरेज है, अगर क्या है क्लोजर टू एवरेज है इन दोनों की, इन दोनों लिमिट के बीच में है, तो हम ये कहेंगे कि भाई वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर बेसिकली इधर आ रहा है आर, इसका मतलब क्या है कि भाई आर बहुत कम है, आर बहुत लो है, मतलब क्या होगा, आपका जो है बेसिकली फ्यूचर में प्राइस प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर आपका आर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगेन अपन क्या कर पाएंगे, फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई आर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्लोजर टू एवरेज होना चाहिए। अब मैंने क्या करा, 10.26 का एवरेज निकाला, मैंने जो है 10.26 एवरेज निकाला। मैंने आपको बताया कि भाई एवरेज हमेशा यही नहीं होगा, एवरेज हमेशा 10.26 ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। तो उसको फ्लक्चुएशन का अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन का अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। फ्लक्चुएशन का अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला कि भाई कितना ये जो एवरेज है कितना नीचे हो सकता है, कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, नीचे कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आपको जो है एक लोअर लिमिट मिलेगी, एक अपर लिमिट मिलेगी। फिर अपन ये कहेंगे कि जो अगर आपका आर है ये जो लिमिट के बीच में है, अगर आपका जो आर है वो लिमिट के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भाई 10.26 से कितना नीचे आ सकता है आपका एवरेज, या 10.26 से कितना ऊपर जा सकता है आपका एवरेज। तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का इन लोगों ने फॉर्मूला बता रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का इन लोगों ने क्या बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है 2n1n2, ठीक है ना, 2n1n2 ब्रैकेट में 2n1n2 माइनस n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये याद नहीं होगा आपसे, ये आप याद नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक है ना। तो आपने म्यू निकाला, आपने क्या करा, म्यू निकाला, फिर आप क्या करोगे, म्यू माइनस 1 करोगे, ठीक है ना, इंटू म्यू माइनस 2 करोगे अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1 करोगे, उसका रूट ले लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो देखो अपन ने इधर क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली इधर एक तो एवरेज निकाला 10.26, आप क्या करोगे, आप जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकल के आएगा 2.06, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले से करोगे, आप जो है दोनों फॉर्मूले से करोगे, आपका जो आंसर है, दोनों फॉर्मूले से करोगे जो आपका आंसर है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले से करोगे आपका जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको जो आंसर सेम ही आएगा। आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा आपको, ये जो है तो आपका जो है फॉर्मूला आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब सुनो, अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली एवरेज निकाला, अपन ने क्या करा, एवरेज निकाला, फिर अपन ने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, लोअर लिमिट निकालनी है और अपर लिमिट निकालनी है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, अपन ने एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का आपका पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इन लोगों ने कहा म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोल रहा हूं मैं, इन लोगों ने कहा कि भाई म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन करना है और आपको म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन करना है। बस इन लोगों ने एक और चीज बता दी कि जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय करोगे किससे, टी से। आपको क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है। टी से क्यों मल्टीप्लाई करना है आपको जो है समझने की जरूरत नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का काम है। क्या है, स्टैटिस्टिक्स का काम है। आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली आपको ये पता चला, आपको जो ये पता चला कि भाई आपका जो एवरेज है वो कितना आया, आपका जो एवरेज है वो 10.26 आया। फिर आपको ये पता चला कि भाई 10.26 से जो है बेसिकली आपका एवरेज 2.06 से कम हो सकता है या फिर 2.06 से बढ़ सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जो आपका एवरेज है 10.26 से क्या हो सकता है, 10.26 से 2.06 कम हो सकता है या 2.06 बढ़ सकता है। तो मैंने क्या करूंगा, लोअर लिमिट निकालने के लिए, लोअर लिमिट निकालने के लिए म्यू में स्टैंडर्ड डिविएशन को लेस करूंगा और म्यू में स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करोगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, टी से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। टी क्या चीज है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, टी क्या चीज है क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वैल्यू दे रखी होगी। सो टी की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, टी की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। अब सुनो, आपको क्या मिल जाएगी, एक लोअर लिमिट मिल जाएगी और एक अपर लिमिट मिल जाएगी। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने क्या करा, म्यू में क्या करा, म्यू में जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करा, स्टैंडर्ड डिविएशन को लेस करा, आपको जो है लोअर लिमिट मिली कितने की 5.923 की, अपर लिमिट कितनी मिली 14.588 की। इसका मतलब क्या है भाई 5.932 से लेके 14.588 के बीच में अगर आपका आर है, अगर आपका जो आर है वो कितना था एक्चुअल में 8, देखो ये रहा ना, आपका जो आर था वो कितना था 8। तो हमने कहा कि भाई अगर आपका जो आर है वो इस लिमिट के बीच में है, इस लिमिट के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम जो बेसिकली ये डिक्लेयर कर देंगे कि जो मार्केट है वो क्या है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो है इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस स्टेप्स याद होने चाहिए। आर निकालोगे, n1 निकालोगे, n2 निकालोगे, एवरेज निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे और लो लिमिट और अपर लिमिट निकाल दोगे और ये चेक करोगे कि जो आपका आर आया है वो इस लिमिट के अंदर है क्या। अगर इस लिमिट के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट करता है। इस लिमिट के अंदर नहीं है तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता।
अच्छा, क्वेश्चन में आपको टी दे रखा होगा, देखो अपन ने क्या करा, अपन ने जो म्यू निकाला था, अपन ने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। मैंने आपको बताया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में देखो आपको टी दे रखा होगा, ये रहा देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो है टी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको टी की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मेरी बात जो है बड़ी बेसिकली बड़ी ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आपने जो पूरा कंसेप्ट समझ लिया। अब मैं जो है आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा कि भाई देखो एक शेयर है, स्टॉक इंडेक्स है, उसका जो बेसिकली वेरियस डेट पे वैल्यू कितना है, वेरियस डेट से वैल्यू कितना है। इन लोगों ने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट 5% एंड 10%। तो इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई 5% पे डी की वैल्यू कितनी है, 2.101 है, 10% पे डी की वैल्यू कितनी है, 1.734 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अपने को लिमिट्स, अपने को जो है लिमिट्स क्या करनी पड़ेगी, 2 बार निकालनी पड़ेगी। अपने को जो है लिमिट्स क्या करनी पड़ेगी, 2 बार निकालनी पड़ेगी। तो अपन देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। अपन ने सबसे पहले सॉल्यूशन में आर निकाला, n1 निकाला, n2 निकाला, म्यू निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब मेरे को क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है ना, हम 2 बार टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 बार टेस्ट करेंगे। मतलब बेसिकली आप 5% से क्या करोगे, एल निकालोगे और बेसिकली अपर लिमिट निकालोगे। आपको जो है 10% से भी क्या करना है, एल निकालना है और अपर लिमिट निकालना है। फिर आपको ये चेक करना है कि जो आपका आर है, वो जो आपका आर है इन दोनों लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखना मेरी बात, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में आपने क्या करा, सॉल्यूशन पे आपने जो है बेसिकली सबसे पहले तो ये जो आपका 5% था, ये जो आपका 5% था, इसकी अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली। तो आपका क्या था, 5% था, उसकी मैंने क्या करी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली। 5% की टी की वैल्यू, 5% की टी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2.101। देखो ये रहा 5% की टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.101 दे रखी है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली 5% पे क्या करी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली। कितनी निकल के आई, 5.932 और 14.588, 5.932 और 14.588। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि जो आर है वो इस लिमिट के बीच में है। फिर आपने क्या करा, 10% की लिमिट निकाली। आपकी जो बेसिकली 10% है ना, उसके आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाली। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकलेगी, वही म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जो आपका बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, टी से मल्टीप्लाई करूंगा। टी देखो अगेन क्वेश्चन में दे रखा है, 10% का भी आपको जो है टी क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो जनरली अगर आप जनरली आपसे जो है एग्जाम में क्या करेगा, जनरली जो है आपसे एग्जाम में एक ही बार टेस्ट करवाएगा, एक ही बार टेस्ट करवाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे जो है 5% पे टेस्ट करवा रहा है, 10% पे टेस्ट करा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 5% में जो है एल निकालेंगे, यूएल निकालेंगे, 10% पे आप क्या करोगे, लिमिट निकालोगे और ये बता दोगे कि भाई देखो 5% से अगर आप देखते हो तो बेसिकली आपको जो आर है वो लिमिट के बीच में आ रहा है। 10% से देखते हो आप जो है डिसीजन दे दोगे कि जो आपका बेसिकली आर है वो बेसिकली आपका जो आर है वो लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको जो है क्या दे रखा होगा, टी की वैल्यू दे रखी होगी। आपको क्या दे रखा होगा, टी की वैल्यू दे रखी होगी। तो बेसिकली आपको बस ये देखना है कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कितने परसेंट पे आपको जो है टी की वैल्यू दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो 5% और 10% आपको जो है टी की वैल्यूज दे रखी है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, 2 बार जो है क्या करो, लिमिट्स निकालो, 2 बार लिमिट्स निकाल के क्या करो, चेक करो। अच्छा, ये 5% और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, आपने को समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का मामला है, ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का मैटर है। उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें क्या होती है, डिराइव होकर निकल के आती है। अपने रेलेवेंट क्या है, आर निकालो, n1 निकालो, n2 निकालो, ठीक है ना, एवरेज निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, एल निकालो और यूएल निकालो। एल निकालने के लिए और यूएल निकालने के लिए आपको जो है टी की वैल्यू चाहिए होगी। टी की वैल्यू आपको जो है बिंदास क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। तो यहाँ पर देखो 5% में निकलवा रहा था तो आपको टी की वैल्यू दे रखी है, 10% में निकलवा रहा है तो आपको क्या दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अगर आपको जो है बेसिकली टी की वैल्यू 2 बार दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आपसे ये जो है 2 बार लिमिट निकलवा रहा है और 2 बार पूछ रहा है कि भाई जो आपका आर है इन दोनों लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो है बेसिकली 5% की लिमिट निकाली और ये बताया कि भाई आर इसके बीच में है। फिर मैंने क्या करा, 10% से लिमिट निकाली, कितनी आई, 6.688 और 13.832। अच्छा, जो आपका आर था वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब अगेन अगेन अपन ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एग्जिबिट कर रहा है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको ये बताया, मैंने जो है आपको ये बताया कि भाई आपको जो है जितनी बार भी टी की वैल्यू दे रखी होगी, अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली एल और यूएल उस लिमिट की निकाल कर उस लिमिट की क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 5% आपको टी की वैल्यू दे रखी थी तो अपन ने एल और यूएल निकाला, 10% की टी की वैल्यू दे रखी तो मैंने एल और यूएल निकाला। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में कभी कभी आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा समझना, क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा समझना। क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली 5% पे क्या करना है, 5% पे जो है बेसिकली आपको ये बताना है कि भाई मार्केट वीक फॉर्म ऑफ क्या कर रहा है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5% आपको टी की वैल्यू दे रखी होगी, 5% आपको टी की वैल्यू दे रखी होगी। अच्छा, आपको जो है एक और चीज दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको जो है एक और चीज दे रखी होगी, वैल्यू ऑफ टी एट 5% इज डैश 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 एट 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, एट 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको एक चीज तो समझ में आती है कि भाई आपको क्या करना है, 5% पे जो है एल और यूएल निकालना है। अच्छा, 5% पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है टी की वैल्यू 2 बार दे रखी है, टी की वैल्यू 2 बार दे रखी है, ठीक है ना, टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 बार दे रखी है।
तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई टी की वैल्यू कौन सी यूज करी जाए, टी की वैल्यू कौन सी यूज करी जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलेगा कि भाई ये क्या है 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे है और ये क्या है 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे दे तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समझो देखो इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है वैल्यू ऑफ टी उठानी है एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है n1 प्लस n2 माइनस वन। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई आपका जो n1 प्लस n2 माइनस वन है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पर आपका n1 कितना था, वहां पर आपका n1 था बेसिकली 11, n2 कितना था 8 था। 11 प्लस 8 माइनस वन करता हूँ तो कितना आता है, ये 11 प्लस 8 माइनस वन करोगे तो कितना आएगा, 11 प्लस 8 माइनस वन करा तो कितना निकल के आया 18। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आया 18 निकल के आया। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक परसेंटेज पे दो बार टी दे दे, दो बार क्या करे टी की वैल्यू दे दे, तो कौन सी टी की वैल्यू उठानी है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे, n1 प्लस n2 माइनस वन कितना आया था 18। तो अपन क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और कौन सी यूज करेंगे 2.101 की यूज करेंगे। बात समझ आ गई, ये चीज आपको रटनी ही पड़ेगी, ये चीज आपको रटनी ही पड़ेगी, आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, मैंने जो है आपको दोनों चीजें समझा दी कि भाई एल और यूएन निकालने के लिए आपको क्या करना है, टी की वैल्यू चाहिए। अच्छा टी की वैल्यू क्या करेंगे अपन, टी की वैल्यू जो है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली उठानी पड़ेगी, एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली उठानी पड़ेगी। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, n1 प्लस n2 माइनस वन। अच्छा ये चीज ये वाला फॉर्मुला यूज कब करना है, ये वाला फॉर्मुला यूज करना है जब एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे दो बार टी की वैल्यू दे दे, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे दो बार टी की वैल्यू दे दे। 5% वैल्यू थी, 5% वैल्यू थी, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम था 18 और 16, तो मैं क्या करूंगा 18 वाला यूज करूंगा। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन था, जो आपका ये क्वेश्चन था वहां पर बेसिकली वहां पर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर एक परसेंटेज पे जो है एक ही बार टी की वैल्यू थी, तो फिर अपन को जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की जरूरत नहीं है। तो भाई अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की जरूरत नहीं है। अब अपन ने लॉजिकली पूरा रन टेस्ट समझ लिया, अपन ने जो है क्या करा, पूरा लॉजिकली रन टेस्ट समझ लिया, ठीक है ना। अच्छा लॉजिक अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता है मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो रट लो, आप जो क्या करो रट लो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसी तरह से आएगा, वर्ड टू वर्ड सबको सेम आएगा। वर्ड टू वर्ड क्या होगा, सबको सेम आएगा। आपको जो है फॉर्मुले रटे हुए होने चाहिए, आपको जो है क्या होना चाहिए, फॉर्मुले रटे हुए होने चाहिए। फॉर्मुले रटो, मार्क्स बता, मार्क्स आ जाएंगे आपके, बस खत्म बात। क्या करना है, आर निकालो, एन निकालो, n1 n2, फिर क्या करो म्यू निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, एल निकालो और यूएल निकालो। फिर ये चेक कर लो कि भी जो आपका आर है वो इस लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये लिमिट क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ये लिमिट बेसिकली एवरेज ही है, ये लिमिट क्या है, एवरेज की लिमिट है, एवरेज की क्या है, लिमिट है। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपका जो आर है बहुत टू लो होता है तो अपन क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि भाई वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वॉलिड कर रहा है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को। इसी तरह से अगर आर टू क्या है, अगर आर बहुत हाई है, अगर आर जो है वो क्या है बहुत हाई है, तो अगेन वीक फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करा। आर जो है क्या होना चाहिए, इस लिमिट के बीच में होना चाहिए, इस लिमिट क्या होना चाहिए, इस लिमिट के बीच में होना चाहिए। तो आपको जो है मोटा मोटा बस ये दो फॉर्मुले याद करने हैं, ये दो फॉर्मुले याद करने, ये तो इजी है, ये तो इजी है। म्यू में क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करोगे, म्यू में क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेस करना है, बस क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन को टी से मल्टीप्लाई कर देना, जो क्वेश्चन में आपको टी की वैल्यू दे रखी होगी। रन टेस्ट समझ में आ गया कि भाई रन टेस्ट से किस तरह से अपन जो है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सिंपल सी लो लिमिट निकालो, अपर लिमिट निकालो, ये चेक करो कि भाई आपका जो आर है वो इस लिमिट के बीच में है कि नहीं है, बात खत्म। अब देखो दो टेस्ट और हैं, दो टेस्ट और हैं। एक है आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, अपन ने अभी कौन सा करा, अपन ने जो है बेसिकली रन टेस्ट करा। अब एक है आपका फिल्टर रूल टेस्ट और एक आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट क्या बोलता है समझते हैं, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट क्या होता है समझते हैं। देखो सीरियल कोरिलेशन टेस्ट मुझे क्या बताता है, देखो द ऑटो कोरिलेशन टेस्ट जिसको अपन सीरियल कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं, इट इज यूज टू चेक कि क्या पास्ट स्टॉक का प्राइजेस, मतलब बेसिकली पास्ट में जो स्टॉक का प्राइजेस था क्या वो फ्यूचर के प्राइजेस से रिलेटेड है। अच्छा दिस हेल्प्स डिटरमिन वेदर द मार्केट फॉलोज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है ना। दैट इज क्या पास्ट का प्राइजेस, क्या पास्ट का प्राइजेस आपके जो है फ्यूचर के प्राइजेस से रिलेटेड है। अपन अज्यूम करते हैं, देखो ये बेसिकली एक शेयर है, ठीक है ना, ये एक शेयर है और ये जो है 10 दिन के प्राइजेस हैं, 1 2 3 4 से लेकर 10 दिन के प्राइस हैं। अच्छा ये नेक्स्ट 10 दिन के प्राइस हैं, ये क्या है, नेक्स्ट 10 दिन के प्राइस हैं। मैं ये देखूंगा कि भाई क्या इन 10-10 दिन के बीच में प्राइस के बीच में क्या है, कोई कोरिलेशन है क्या, क्या कोई कोरिलेशन है क्या। कोई रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है भाई अगर पिछले 10 दिन में प्राइस बढ़ा है तो अगले 10 दिन में भी क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है इसका मतलब क्या है कि पिछले 10 दिन में प्राइस बढ़ा तो अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस घटेगा। तो अपन को ये चेक करना है कि भाई क्या बेसिकली पास्ट और फ्यूचर के प्राइसेस में कोई कोरिलेशन है क्या। अगर कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि भाई अपन फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको ये पता चलता है, कि भाई आपका जो है नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर इन 10 दिन में क्या हुआ है, प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, तो अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो क्या बता सकते हो क्या कि भाई अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, इधर प्राइस बढ़ा तो अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस घटेगा, अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस घटेगा। अच्छा क्या आप अगले 10 दिन का अनुमान लगा सकते हो क्या, आप अगले 10 दिन का अनुमान लगा सकते हो क्या। मैंने कहा कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब बेसिकली पिछले 10 दिन में अगर गिरा है तो अगले 10 दिन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। मतलब अगर कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्टैब्लिश हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि मैं फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, फ्यूचर के क्या कर रहा हूँ, प्राइस को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती,
वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी तो ये कहती है कि भाई फ्यूचर में आप जो है प्राइस को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा, आपको जो है ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो आपका पास्ट का प्राइस है और जो आपका फ्यूचर का प्राइस है इनके बीच में कोरिलेशन है क्या। अगर आपको जो कोरिलेशन है वो 0 या 0 के आसपास आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई फ्यूचर के प्राइस में कोई कोरिलेशन नहीं है, आप फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है फिर उसका मतलब क्या है कि भाई आप फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट कर पाओगे, तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली डिवाइड करना है टाइम पीरियड को और कोरिलेशन चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है क्वेश्चन में स्टॉक का डेटा दे रखा है 20 दिन का, आपको जो है क्वेश्चन में स्टॉक का डेटा दे रखा है 20 दिन का, तो आप पहले 10 दिन का क्या करोगे, पहले 10 दिन का एक डेटा बनाओगे, दूसरे 10 दिन का क्या करोगे, एक डेटा बनाओगे, ठीक है ना। पहले 10 दिन का क्या करोगे, एक डेटा बनाओगे, और दूसरे 10 दिन का क्या करोगे, एक डेटा बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ना 9 10 ये 10 दिन का प्राइस हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, अगले 10 दिन का प्राइस लूंगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बात समझ आ गई। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या दे रखा है 20 दिन के स्टॉक का प्राइस दे रखा है तो क्या करोगे, 10 दिन के प्राइस को सेपरेट करोगे और 10 दिन के प्राइस को क्या करोगे, सेपरेट करोगे। अच्छा अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इधर कितना प्राइस दे रखा है, पहले दिन प्राइस था 100, फिर कितना हो गया 200 हो गया, फिर कितना हो गया 150 हो गया, फिर कितना हो गया बेसिकली 250 हो गया। इसी तरह से आपको इधर के प्राइसेस दे रखे होंगे, इसी तरह से आपको क्या कर रहा होगा, इधर के प्राइसेस दे रखे होंगे 150 250 ठीक है ना 300 फिर 150 वापस आ गया। इसी तरह से आपको जो है बेसिकली प्राइसेस दे रखे होंगे। अब मुझे क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है। आपको क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, ये देखोगे कि भाई इधर प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, कितने से बढ़ा, इधर जो आपका प्राइस है बेसिकली 100 रुपये से बढ़ा, फिर क्या हुआ बेसिकली 50 रुपये से गिरा, फिर क्या हुआ बेसिकली 100 रुपये से बढ़ा। इतनी बात समझाई। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पिछले 10 दिन में क्या क्या प्राइस चेंज हुआ वो निकालने हैं। फिर बेसिकली आप देखोगे कि अगले 10 दिन में क्या क्या प्राइस चेंज हुआ वो निकालना। 150 से कितना हो गया, 250 हो गया, मतलब 100 रुपये से बढ़ा, फिर क्या हो गया 50 रुपये से बढ़ा, फिर क्या हुआ 150 रुपये से गिरा। तो आपको जो है वैल्यूज मिल जाएगी ये और वैल्यूज मिल जाएगी ये। अब क्या करोगे, कोरिलेशन का फॉर्मुला लगाओगे, कोरिलेशन का क्या करोगे, फॉर्मुला लगाओगे और बेसिकली ये वाला डेटा और ये वाला डेटा का कोरिलेशन निकालोगे। अगर आपका जो कोरिलेशन है, अगर आपका जो कोरिलेशन है वो 0 के आसपास आ जाता है, इसका मतलब ये कि भाई पास्ट और फ्यूचर के प्राइस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वीक फॉर्म एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा जो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं भाई, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझा है, बहुत डेप्थ में समझा है। इसमें अपन जो है वापस नहीं समझ रहे, इसमें जो है अपन वापस नहीं समझ रहे। तो पोर्टफोलियो चैप्टर अगर आपने किसी भी टीचर से क्लासेस ले रखी है तो कोरिलेशन का एक फॉर्मुला होता है। आपको जो डेटा मिल गया, आपको जो ये वाला डेटा मिल गया, आपको जो ये वाला डेटा मिल गया, आप क्या करोगे, दोनों का कोरिलेशन निकालोगे। अगर कोरिलेशन बेसिकली 0 के आसपास आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब बेसिकली पास्ट और फ्यूचर प्राइस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, देयरफॉर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे जो भी आपका डेटा दे रखा है, जो भी आपका डेटा दे रखा है उसको 2 पीरियड में डिवाइड कर लोगे, 1 से 10 दिन और 11 से 20 दिन। फिर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कोरिलेशन निकालना है। नाउ कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन प्राइस चेंजेस ऑफ डेटा ऑफ फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। अगर कोरिलेशन 0 के आसपास आ जाता है इसका मतलब क्या है कि भाई वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। और अगर आसपास नहीं आता है, अगर 0 के आसपास नहीं आता है इसका मतलब यह है कि भाई वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको क्वेश्चन में डेटा 10 दिन का दे रखा है, अगर आपको जो है क्वेश्चन में डेटा 10 दिन का दे रखा है तो 5 दिन में डिवाइड कर दोगे, 6 दिन का दे रखा है तो 3 में डिवाइड कर दोगे, 12 दिन का दे रखा है तो 6 में डिवाइड कर दोगे। बात समझ आ गई। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन टेस्ट, ये हो गया आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था, मेन एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आया था। आईसीएमएट में क्वेश्चन नहीं दे रखा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आईसीएमएट है यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो ईएमए का और एक रन टेस्ट का। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट जो है ना उसका क्वेश्चन बेसिकली आईसीएमएट में नहीं दे रखा, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन बैंक में है। मेरे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको, मेरे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जो भी टीचर का फॉलो करे उस क्वेश्चन बैंक में जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेन एग्जाम में क्या करा गया था, टेस्ट करा गया था। मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, मैंने आपको जो है समझा दिया कि भाई किस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, डन है। अब अपना लास्ट टेस्ट बचता है फिल्टर टेस्ट। लास्ट टेस्ट बचता है क्या, फिल्टर टेस्ट। आप समझना, फिल्टर टेस्ट ये बोलता है कि भाई हम आपको जो है एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं। हम आपको क्या करते हैं, सिंपल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं। अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको फायदा हो जाता है, अगर इस स्ट्रेटेजी में क्या हो जाता है, आपको फायदा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। समझते हैं भाई स्ट्रेटेजी क्या है, समझना। आज एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आज एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। रोहन ने ये डिसाइड करा कि भाई अगर ये शेयर का प्राइस 5% बढ़ता है, अगर ये शेयर का प्राइस क्या होता है 5% बढ़ता है तो मैं क्या करूंगा, इस शेयर को खरीद लूंगा। तो इस शेयर का प्राइस कितना हो गया, 100 से जो है 105 हो गया, मतलब 5% बढ़ गया। तो मैंने क्या करा, 105 पे जो है इस शेयर को खरीद लिया, 105 पे क्या करा, इस शेयर को मैंने खरीद लिया। आज मेरी जेब से 105 चले गए। अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि भाई जब तक ये शेयर का प्राइस फ्यूचर में, जब तक ये शेयर का प्राइस जो है फ्यूचर में 5% से नहीं गिरता, मैं इस शेयर को नहीं बेचूंगा। तो आज मैंने क्या करा, भाई पहले इसका प्राइस था 100 रुपये, मैंने क्या करा, जैसे 105 मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरा जो है मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि भाई जैसे ही शेयर का प्राइस है 5% से बढ़ता है तो मैं क्या करूँगा, शेयर को खरीद लूंगा। मैंने शेयर को खरीद लिया। अगले दिन प्राइस कितना हुआ, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई अगले दिन प्राइस हुआ बेसिकली 106, फिर कितना हुआ 104 हुआ, फिर कितना हुआ 103 हुआ, फिर कितना हो गया 110 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो भाई 105 से 106 हुआ, फिर 106 से कितना हुआ 104 हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 रुपये गिरा क्या, 5% गिरा क्या, 5% नहीं गिरा भाई। 5% का मतलब है 106 माइनस 5%, क्या मतलब 100 रुपये पे आया क्या, 100 रुपये पे नहीं आया, 100.7 पे नहीं आया।
तो मोटा मोटा एक बार मैंने क्या करा, शेयर को खरीद लिया। जैसे ही शेयर 5% बढ़ता है, मैंने शेयर को खरीद लिया। अब मैं इस शेयर को तब तक नहीं बेचूंगा, मैं इस शेयर को तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कि शेयर का प्राइस 5% से नहीं गिर जाता। जब तक कि शेयर का प्राइस पर है 5% से नहीं गिर जाता। पढ़ते हैं देखो भाई, द फिल्टर रूल टेस्ट चेक करता है कि इफ सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट्स कैन कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट। हम ये देखना चाह रहे हैं, हम जो है ये देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आप जो है मार्केट से पैसा कमा पा रहे हो क्या। वीक फॉर्म क्या बोलता है, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बोलता है कि भाई मार्केट से आप पैसा कमा ही नहीं सकते। अच्छा, हम ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ये देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या हम पैसा कमा सकते हैं क्या। देखो कैसे वर्क करती है। इफ अ स्टॉक प्राइस राइजेस बाय n%, मतलब 5% से बढ़ गया, आप क्या करो, उस शेयर को खरीद लो। आपने क्या करा, उस शेयर को खरीद लिया, मतलब जैसे ही 100 से जो है 105 मैंने इस शेयर को खरीद लिया। अच्छा, अब सेलिंग रूल क्या बताता है कि भाई इस स्टॉक को होल्ड करके रखो, इस स्टॉक को जो है क्या करके रखो, होल्ड करके रखो, जब तक ये शेयर का प्राइस जो है 5% से नहीं गिर जाता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, तो मैं इस शेयर को जो है तब तक नहीं बेचूंगा, तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये जो शेयर का प्राइस है, जब तक ये जो शेयर का प्राइस है बेसिकली 114 नहीं हो जाता, मतलब 5% से नहीं गिर जाता। तो उन लोगों ने कहा कि भाई कीप द स्टॉक अंटिल द प्राइस फॉल्स बाय एटलीस्ट n% फ्रॉम इस हाईएस्ट पॉइंट, एटलीस्ट n% फ्रॉम इस हाईएस्ट पॉइंट। अब इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो आज शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये है, आज शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये है, 105 हुआ, 105 हुआ तो आपने क्या करा, खरीद लिया, 105 हुआ तो आपने क्या करा, खरीद लिया। अच्छा, अब आपकी एक स्ट्रेटेजी ये है, अब आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि भाई फॉर एग्जांपल ये 105 से कितना गया, 120 गया, 105 से कितना गया, 120 आ, 120 गया, फिर कितना आ गया, 118 आ गया, फिर कितना हुआ, 119 हुआ, फिर कितना हुआ, 117 हुआ। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि भाई जितना भी हाई गया था, जितना भी शेयर जो है शेयर का प्राइस हाई गया था, इस हाई पॉइंट से 5% तक जब तक नहीं गिर जाता, 5% तक तब तक नहीं जाता, मतलब 120 का मैं 5% करता हूँ, 120 का 5% करता हूँ कितना आता है, 6 आता है। मतलब बेसिकली 120 से, ये 120 से जब तक 114 के नीचे नहीं आता तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, इसको बेचूंगा नहीं। ये वाली स्ट्रेटेजी ये वो लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अब देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई ये स्ट्रेटेजी करके आपको पता क्या चला, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करता है, अगर स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करता है तो ये स्ट्रेटेजी से आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजी से क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस बहुत रैंडमली मूव करता है, अगर स्टॉक का प्राइस क्या होता है, बहुत रैंडमली मूव करता है, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपकी स्ट्रेटेजी थी कि भाई एक बार क्या होता है, एक बार जो है बेसिकली क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, एक बार क्या होता है 5% से प्राइस बढ़ा तो आपने खरीद लिया, आपने क्या करा, खरीद लिया, आपने क्या करा, खरीद लिया। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो प्राइस है वो 5% से बढ़ता ही रहेगा, 5% से बढ़ता ही रहेगा, तो आपने क्या करा, आपने जो बेसिकली जब जैसे ही 5% बढ़ा आपने क्या करा, इस शेयर को खरीद लिया, इस शेयर को क्या करा, खरीद लिया, ये उम्मीद करते हुए भाई फ्यूचर में ये बढ़ेगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने जो है बेसिकली 5% बढ़ा खरीद लिया, स्टॉक का प्राइस जो है एकदम रैंडमली कितना हो गया, रैंडमली हो गया 90 रुपीज, रैंडमली कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया, रैंडमली कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया, तो आप बेच दोगे ना। जैसे भाई 105 हुआ था, 105 से जैसे 5% गिरा तो आपने बेच दिया, 5% गिरा तो आपने बेच दिया, तो आपने इधर ही कहीं बेच दिया होगा। इसका प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया, इसका प्राइस कितना हो गया, बेसिकली 90 होगा। तो जैसे बेसिकली इन लोगों ने कहा 5% से प्राइस गिर जाता है तो आप क्या करोगे, शेयर को बेच दोगे, तो आपको कोई फायदा हुआ क्या, आपको फायदा नहीं हुआ, आपने 105 पे खरीदा, 90 पे बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर स्टॉक का प्राइस बहुत रैंडमली मूव करता है, बहुत रैंडमली क्या होता है, मूव करता है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करता है, स्टॉक का प्राइस क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो आपको फायदा हो जाएगा। क्या पैटर्न, भाई पैटर्न ये है, पैटर्न देखो समझना, आपके दिमाग में आपके दिमाग में ऐसा था कि भाई ये जो स्टॉक का प्राइस है ना 5% से 3 बार बढ़ेगा, तो आज था 100, फिर कितना हुआ, 105 हुआ, फिर अपन अज्यूम करते हैं भाई 5% बढ़ा, तो 105 प्लस 5% कितना होता है, ये हुआ आपका बेसिकली 110, कितना हुआ 110.25, आपने इधर खरीद लिया था, आपने इधर खरीद लिया था। आपको लगता है कि ये जो शेयर का प्राइस है 5% से 3 बार बढ़ेगा, पहली बार बढ़ चुका है, आपने इधर खरीद लिया, आपको लगता है 2 बार और बढ़ेगा, क्या होगा, 2 बार और बढ़ेगा, तो भाई फॉर एग्जाम्पल ये वापस बढ़ा, वापस कितना हो गया, 120 हो गया, वापस कितना हो गया, 120 हो गया। अच्छा, अब 120 से जैसे 5% गिरेगा, 120 से जैसे 5% गिरेगा, कितना हुआ, 114 हुआ, तो आपने क्या करा, बेच दिया, आपने क्या करा, बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ ना, 105 पे खरीदा, 114 पे बेच दिया। तो अगर आपके दिमाग में एक सवाल है और आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक का प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करेगा, स्टॉक का प्राइस जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, फायदा होगा का मतलब क्या है कि भाई वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी तो ये कहती है भाई आपको जो है शेयर से फायदा हो ही नहीं सकता, शेयर से फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आपने क्या करा, फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर लिया। तो फिल्टर टेस्ट हमें ये बताता है कि भाई हम क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेंगे, हमें क्या करेंगे, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेंगे, और हम ये देखेंगे कि भाई क्या इस स्ट्रेटेजी से आप पैसा कमा पा रहे हो। अगर आप पैसा कमा पा रहे हो तो वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती, वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, मतलब वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। तो अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करती है, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो रही है, अगर आपकी जो है बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करती है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी ये कहती है कि भाई कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं करेगी। लॉजिक की बात समझ आ गई। यहाँ पर अपन ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जैसे ही एक शेयर 5% से बढ़ेगा, मैं क्या करूँगा, शेयर को खरीद लूंगा, मैं क्या करूंगा,
उस शेयर को खरीदूंगा और तब तक नहीं बेचूंगा, जब तक ये शेयर 5% से गिर नहीं जाता, तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये 5% से शेयर नहीं गिर जाता। तो 105 पे खरीदा, 110.25 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर क्या हुआ, एकदम से 5% से गिर गया। तो आपकी स्ट्रेटेजी थी ना कि भाई अगर एक बार शेयर का प्राइस 5% से गिर जाता है तो मैं क्या करूंगा, शेयर को बेच दूंगा। तो 105 पे खरीदा, 105 पे खरीदा, कितना हुआ ये 114 हो गया। 105 पे खरीदा और कितना होगा ये जो है 114 हो गया, तो आपने क्या करा, बेच दिया। तो सिंपल सा बात आपको ये ध्यान रखना है, फिल्टर टेस्ट हमें ये बताता है कि भाई आप एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लो। अच्छा, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को क्या करो, कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करो। अगर आपको फायदा होता है, अगर आपको क्या होता है, फायदा होता है, तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो स्टॉक का प्राइस है बहुत रैंडमली मूव कर रहा है, बहुत क्या कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, आपको हमेशा नुकसान ही होगा, मतलब वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो रिसर्च बस वही बताती है, रिसर्च हमें क्या बताती है, वही बताती है कि भाई अगर स्टॉक के प्राइसेस क्या है, रैंडम है, तो बेसिकली आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको जो है बेटर रिटर्न्स नहीं देगा, वो जो है आपको क्या करेगा, बेटर रिटर्न्स नहीं देगा। दिस सपोर्ट्स वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, मतलब पास्ट प्राइसेस डोंट प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइसेस। सिंपल सा क्रक्स समझ लिया आपने। सिंपल सा क्रक्स ये कि भाई आप जो है एक सिंपल डिसिप्लिन से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अगर इससे फायदा हो जाता है तो मतलब बेसिकली वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा नुकसान हो रहा है तो मतलब वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। डन। अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार एमसीक्यू आया था, एक बार क्या आया था, एमसीक्यू आया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, इसलिए मैंने जो है आपको पूरा समझा दिया। तो अपना जो फाइनली है पूरा पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस खत्म होता है, पूरा पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस का जो रिवीजन है वो क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और बाकी रिवीजन वीडियोस नहीं देख रखी, बाकी रिवीजन वीडियोस देख लेना, उसको जो है अपने बहुत लॉजिकली समझा है, ठीक है ना। इस चैप्टर में अपन जो है बहुत सारे फॉर्मुलेस रटे हैं, मजबूरी है, अपनी मजबूरी है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में जितना हो सका था 99.9% अपने चीज़ों को समझा था, इंक्लूडिंग फॉर्मुले के भी डेरिवेशन अपने देखे थे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।